जापानीज एल्प्स की ऊंचाइयों पर सर्दियां बेरहम होती हैं और जब ठंड बढ़ जाती है तो जापानीज मैकाक्स की जिगोकुडानी टुकड़ी गर्म पूल में डुबकी लगाती है। ये बंदर मशहूर हैं ठंड के महीनों में इन गर्म पूल्स में आराम फरमाने के लिए। लेकिन कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक निचले दर्जे की मादा बिना नजरों में आए गर्म पानी में घुस गई। यहां उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। गर्म पानी का मजा उठा सकती हैं सिर्फ प्रधान मादा, उसकी मादा रिश्तेदार और उनके बच्चे, जबकि निचले दर्जे के मैकाक्स सिर्फ उन्हें दूर से देखते हैं। अल्फा मादा निचले दर्जे की घुसपैठिया को उसकी जगह दिखाने में देर नहीं लगाती। और दिखाती है अपना रौब। इस गर्म पूल की संस्कृति अनोखी है सिर्फ जिगोकुडानी मैकाक्स के लिए। सर्दियों को इस तरह बिताने का तरीका उन्होंने 50 साल पहले ढूंढा था, जब एक चालाक युवा मादा पहली बार गर्म पूल में गई। दूसरे बंदरों ने उसकी नकल की और उसके बाद यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। सर्दियों में अपना ख्याल रखने के लिए मैकाक्स एक दूसरे का ख्याल रखने में अपना वक्त बिताते हैं। सभी सदस्य शामिल हो गए, बिन बुलाए भी। इन बंदरों के लिए यह सफाई और मुफ्त खाने से कहीं ज्यादा है। एक दूसरे का ख्याल रखना टुकड़ी के अंदर सामाजिक संबंध बनाए रखने का अहम हिस्सा है। एक तरफ स्नो मंकीज अपना वक्त गर्म पूल में बैठकर बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ जापान के उत्तरी एल्प्स में एक छोटा सा एल्पाइन पक्षी सर्दियों को बिताने के लिए कैमोफ्लाज पर निर्भर करता है। ये पक्षी है टामिगन। गर्मी के महीनों में इनके पंख गहरे और भूरे रंग के मिश्रण के होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये बर्फ जैसे सफेद हो जाते हैं, जिससे शिकारियों के लिए ये हो जाते हैं लगभग अदृश्य। ये टामिगन खुशकिस्मत है, क्योंकि ये लोमड़ी शिकार नहीं कर रहा। ये तो अपने खाने के बाद छिपाई गई कुछ चीजों को ढूंढ रहा है। लेकिन लगता है कि इसकी दावत किसी और को पहले ही मिल गई। एशिया के मेनलैंड यानी चाइना के रहस्यमय हेंगडुआन पहाड़ करीब 6000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। 900 किलोमीटर लंबे और 400 किलोमीटर चौड़े ये घर हैं कई दुर्लभ और विलुप्त होती प्रजातियों का, जिनमें शामिल हैं एक और ऊंचाई पर रहने वाले प्राइमेट यानी यूनान स्नब नोज्ड मंकी,
दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले प्राइमेट। साढ़े 4,000 मीटर की ऊंचाई पर जिंदगी आसान नहीं। यहां साल के तकरीबन 6 महीने तक औसत तापमान 0 से नीचे रहता है। तो जापानीज मकैक की तरह स्नब नोज्ड मंकीज ने भी ऊंचाई पर जिंदा रहना सीख लिया। इनके हाथ पैर छोटे और शरीर घने फर से ढका होता है, जिससे ये ठंड में शरीर को गर्म रख सकें। और इनके विचित्र नाक शायद हिमदाह यानी फ्रॉस्ट बाइट को रोकने के लिए विकसित हुई। ये एल्पाइन बंदर रहते हैं एक बहुस्तरीय समाज में। ये लगभग 300 सदस्यों की बड़ी टुकड़ियां बनाते हैं, जिन्हें छोटे परिवारों में बांटा जाता है। और हर परिवार में होता है एक अल्फा नर, उसकी कई पत्नियां और ढेरों बच्चे। इन ऊंचे जंगली इलाकों में खाना कम होता है और विकल्प सीमित। लेकिन स्नब नोज्ड मंकीज ने लाइकेन के लिए स्वाद विकसित कर लिया है। थोड़ी फंगी, थोड़ी एल्गी, लाइकेन उनके खाने का 80% हिस्सा है। हालांकि पुनर्विकास के लिए धीरे उगने वाली लाइकेन को लग सकते हैं करीब 15 साल। नतीजतन खाने के लिए मुकाबला हो सकता है बहुत खतरनाक। जहां कुछ सदस्य शांति से अपने खाने का लुत्फ उठाते हैं, वहीं कुछ सदस्यों को खाना ढूंढने के लिए हर रोज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाना पड़ता है, वरना वो सर्दियों में जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये पहाड़ी जंगल घर है कई और अनोखे जानवरों का। ये जायंट पैंडा सर्दियों का मजा उठा रहा है। ये भालू अपने बाकी रिश्तेदारों की तरह ठंड के महीने में हाइबरनेट नहीं करते। इनका खाना इन्हें उतना फैट नहीं देता कि ये उससे पूरी सर्दियां बिता सकें। ये तो पहाड़ के निचले हिस्सों में आ जाते हैं, जहां सर्दियां कम होती हैं। अकेले रहने वाले जानवर यानी पैंडा लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं और अपने इलाके पर दावे के लिए वे पेड़ों पर पेशाब करते हैं, वो भी उल्टे होकर। अपने मांसाहारी रिश्तेदारों के उलट ये 130 किलो का एक शाकाहारी जानवर है, जो विशेष रूप से सिर्फ बांस खाता है। ये पेड़ जैसी दिखने वाली घास धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है, जिसकी कुछ प्रजातियां एक ही दिन में लगभग 1 मीटर बढ़ती हैं, जो कि जायंट पैंडा की भूख मिटाने के लिए काफी है। पैंडाज सिर्फ खाने में दिन के 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताते हैं और एक ही दिन में खा सकते हैं तकरीबन 40 किलो बांस। इनकी ज्यादातर जीवन शैली शाकाहारी होने के बावजूद पैंडा जो बांस खाते हैं उसमें उतना ही प्रोटीन होता है जितना कि मांस में।
और इन्होंने बांस खाकर जिंदा रहने के लिए कई अनोखे तरीके विकसित किए हैं। बेहद मजबूत जबड़े की मांसपेशियों से लकड़ी चबाने में मदद मिलती है और कलाई के दोनों ओर अंगूठे जैसी हड्डियां उनकी मदद करती हैं खाने पर पकड़ बनाए रखने में, जबकि उनके पेट में मौजूद म्यूकस से लिपटी लाइनिंग उन्हें स्प्लिंटर्स यानी फांस से बचाती है। पैंडा के लिए शायद कभी भी खाने की कमी नहीं होती, लेकिन जितने ऊंचे पहाड़, खाना मिलना उतना ही मुश्किल। और हिमालय, जिनमें हैं करीब 7,300 मीटर से भी ऊंची 100 से भी ज्यादा चोटियां और साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। ये धरती की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कई देशों को पार करती है, जैसे चाइना, और घर है दुनिया की सबसे मायावी बड़ी बिल्ली का, यानी स्नो लेपर्ड। इन खड़े पहाड़ों पर रहने के लिए संतुलन बनाने में आसान नहीं, खासकर जब इस बड़ी बिल्ली का शिकार भी इन इलाकों में जिंदा रहने के लिए माहिर हो। स्नो लेपर्ड को वो हर फायदा चाहिए जो उसे मिल सकता है। इसका मोटा ग्रे कोट कैमोफ्लेज करने में मदद करता है, क्योंकि ये चुपके से अपने शिकार के नजदीक पहुंच जाता है। आज रात इस स्नो लेपर्ड को भूखा ही रहना पड़ेगा। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर जापानीज एल्प्स तक की ऊंचाई पर सर्दी से बचना आसान नहीं। इसलिए वसंत किसी त्योहार से कम नहीं। जापान के उत्तरी होन्शु में मौसम में बदलाव का स्वागत हुआ। कई प्रजातियों के लिए ये बहुत कुछ मिलने का वक्त है, और ये मौसम है मिलन का भी। बर्फ पिघलने लगी है और ये नर टार्मिगन एक साथी की तलाश में है, लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई। ज्यादातर मादाओं को पहले ही कोई मिल चुका है। नर की तरह ये मादा टार्मिगन भी गर्मियों में कैमोफ्लेज के लिए अपने सर्दियों के पंखों को उतार चुकी हैं। इसके अंडों में से बच्चे बाहर आ चुके हैं, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। हादसों और शिकारियों की वजह से ये अपने काफी बच्चे खो चुकी है। खाना ढूंढते हुए उसका एक बच्चा खो गया। अकेले ये असुरक्षित है, क्योंकि ऊपर मंडरा रहा है खतरा। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद बच्चा मिल गया। फिलहाल ये सुरक्षित है, लेकिन इसकी मां को अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उस पर नजर बनाए रखनी होगी। पहाड़ों के निचले जंगलों में अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए जापानीज मैकैक्स की एक और टुकड़ी सर्दियों में बच गई। पहली बार बनी मां अपने बच्चे को लगभग 2 साल तक पालेगी
और जब ये 4 साल की उम्र में किशोरावस्था में पहुंचेगा तो वो अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए एक साथी ढूंढेगा और अपनी माँ की टुकड़ी को छोड़ देगा, जबकि उसकी बहन को उसकी माँ का दर्जा मिलेगा और वो पूरी जिंदगी अपनी टुकड़ी के साथ रहेगी। लेकिन तब जब ये दोनों आगे आने वाली चुनौतियों से बचे रहें। गर्मियां आते ही मकैक्स जल्द ही एक और अकाल का सामना करेंगे। जब तक पतझड़ के फल नहीं होंगे तब तक जंगल में ज्यादा खाना नहीं होगा और खाने की तलाश में इन्हें जाना होगा माउंट यारीगटाके पर, जो कि समुद्र के स्तर से 3000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। अल्फा मादाओं का पीछा करते हुए 40 बंदरों की टुकड़ी अपनी घाटी छोड़कर खड़ी चढ़ाई शुरू करती है। ये सफर पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन इसमें खतरे कम नहीं। शिकारी हमेशा एक खतरा होते हैं, खासकर बच्चों के लिए। और पहाड़ों का रास्ता भी कम खतरनाक नहीं होता। इन्हें पहुंचना है 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची चोटी पर मौजूद नट से लदे छोटे पाइन के पेड़ों के पास, और उन्हें वहां मिलेंगे ढेर सारे फल और बेरीज। टुकड़ी यहां गर्मियां खत्म होने तक रहेगी और पेट भर खाना खाएगी, लेकिन पतझड़ आते ही ये वापस अपनी घाटी की तरफ निकल पड़ेंगे, हट्टे कट्टे और बेरहम सर्दियों के लिए तैयार। हेंगडुआन पहाड़ों के जंगलों में रहता है एक ऐसी विलुप्त प्रजाति का इकलौता सदस्य जो लाखों साल पहले खत्म हो गए थे। यानी छोटे रेड पैंडा। पैंडा नाम आया एक नेपाली शब्द से जिसका मतलब है बांस खाने वाले। तो भले ही ये जायंट पैंडा के साथ अपना नाम और खाना साझा करते हैं, लेकिन ये एक परिवार के सदस्य नहीं हैं। रेड पैंडा बेहद सफाई वाले होते हैं और हर रोज खाने की तलाश पर जाने से पहले ये अपने पूरे शरीर की अच्छी तरह सफाई करते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हैं। इनके लचीले टखने घूम जाते हैं जिससे ये उल्टे होकर पेड़ों से उतर सकते हैं, जबकि इनकी पूंछ संतुलन में मदद करती है। रेड पैंडा के पास खाने की कोई कमी नहीं है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, उनका मुख्य खाना है बांस। ये एक दिन में 20,000 पत्तों तक खा सकते हैं। जहां ये रेड पैंडा दावत कर रहा है, वहीं एक और पैंडा व्रत कर रहा है। ये मादा जायंट पैंडा जन्म देने के लिए एक छोटी पहाड़ी गुफा में चली गई है। इसका बच्चा अभी बहुत छोटा है, लगभग एक छोटे मग जितना, अंधा और असहाय। ये बच्चा पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर है। एक हफ्ते के अंदर इसके बच्चे ने पैंडा का खास ब्लैक एंड व्हाइट रंग दिखाना शुरू कर दिया। जन्म देने के बाद से इसने गुफा को नहीं छोड़ा, लेकिन अब खाने के लिए इसे बाहर जाना होगा।
अपने बच्चे को पोषण देने के लिए इसे जरूरत है ताकत की। नई माएं खाने के लिए साधारण वक्त से 1/4 से भी कम वक्त लगाती हैं। जब ये खाने जाएगी तब इसका बच्चा खतरे में होगा। ये 3 महीने तक खुद नहीं चल सकता। ये बच्चा खुशकिस्मत है कि यहां ज्यादा शिकारी नहीं, लेकिन कहीं और दूसरे इतने खुशकिस्मत नहीं। ये है तिब्बतन प्लेटो, जो है समुद्र तल से 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ढाई लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मौजूद ये जगह चीन के 1/4 हिस्से से भी ज्यादा है और इसीलिए यह है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटो। इन ऊंचे इलाकों में सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि एक जीव जमीन से 10 मीटर नीचे तक आधा साल हाइबरनेट करके बिताता है। हिमालयन मार्मोट। वसंत ऋतु के आने पर बिल्ली के आकार के ये जानवर अपने बिलों से बाहर आकर पूरे साल जितना खाना आधे साल में खा लेते हैं। ये सामाजिक जानवर हैं जो रहते हैं 30 सदस्यों तक की कॉलोनी में। गर्मियों के दौरान ये जमीन के ऊपर रहकर पूरा फायदा उठाते हैं और खेलना कूदना है वक्त बिताने का एक पसंदीदा तरीका। लेकिन इस प्लेटो पर जिंदगी इतनी आसान नहीं। मार्मोट्स को आसपास के खतरों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहां कई शिकारी हैं जिनके लिए शिकार बनते हैं ये खेलते कूदते मार्मोट्स। मार्मोट्स के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है गोल्डन ईगल, जो ऊपर से इनका शिकार करती है। दो मीटर से भी ज्यादा के पंखों के फैलाव की मदद से ये खाने की तलाश में भर सकती है सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान। इंसानों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मजबूत दृष्टि के साथ ये 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से देख सकती हैं एक मार्मोट को। चेतावनी की आवाज सुनाई दे गई है। लेकिन कुछ मार्मोट्स प्रतिक्रिया करने में धीमे हैं और ईगल उसी का फायदा उठाती है। इस प्लेटो पर सिर्फ गोल्डन ईगल ही शिकारी नहीं है। यह जगह घर है एक और बड़े शिकारी का, यानी तिब्बतन बेयर, जो है ब्राउन बेयर की एक उप प्रजाति। ये जानवर शर्मीले और अकेले रहने वाले हैं जो घास के मैदानों में घूमते हुए करते हैं सर्दियों की तैयारी। और जबकि इन्हें प्लेटो में ढेरों बड़े शिकार मिलते हैं, लेकिन तिब्बतन बेयर छोटे आकार का खाना खाने में दिलचस्पी रखते हैं। मिलिए पिका से।
ऊंचाई पर रहने वाले खरगोश के ये रिश्तेदार भालू के खाने का लगभग 60% हिस्सा बनते हैं। हालांकि भालू के लिए इन छोटे पीका को पकड़ना आसान नहीं होता। खतरा महसूस होने पर वो जमीन के नीचे सुरंगों के एक नेटवर्क में चले जाते हैं जो जमीन से 8 मीटर नीचे तक फैली होती है, जिसका मतलब है कि भालू को खाने के लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन भालू यहां अकेला नहीं है। इसका पीछा कर रहा है एक चालाक तिब्बतन फॉक्स। लगता है मानो दोनों शिकारियों के बीच एक अनचाहा संबंध है। जहां बिल के एक छोर पर भालू कड़ी मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरे छोर पर फॉक्स इंतजार कर रहा है। पीका के लिए इस दोहरे हमले से बचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इस रणनीति से सिर्फ फॉक्स को ही फायदा होगा। भालू को अब भी शिकार जारी रखना होगा। इस बीच एक दूसरे जानवर की एक खास रणनीति है जिसने उसे लाखों सालों तक जिंदा रहने में मदद की। हालांकि प्लेटो एक आम घास के मैदान के इकोसिस्टम से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन इसमें कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले जानवर नहीं रहते। कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स बहुत कम हैं यहां, लेकिन एक प्रजाति ने प्लेटो के ज्वालामुखी के झरनों के आसपास बना लिया है अपना घर। और वो है हॉट स्प्रिंग स्नेक। इस प्लेटो का इकलौता सांप। ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर रहने वाले सांपों में से एक हैं। ज्यादातर सांप अपने ठंडे खून की वजह से इतनी ऊंचाई पर नहीं रहते, क्योंकि तिब्बतन प्लेटो पर तापमान हो सकता है 0 से 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम। दूसरे सांप या तो यहां जिंदा नहीं बचेंगे या फिर बेहद सुस्त हो जाएंगे। लेकिन हॉट स्प्रिंग स्नेक ने ठंड से बचने के लिए ढूंढ लिया है एक रास्ता। गर्म पानी आसपास की जमीन के तापमान को 21 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिससे कोल्ड ब्लडेड सांप को जिंदा रहने के लिए मिल जाती है सही जगह। हालांकि इसमें भी एक शर्त है। यह सांप गर्म पानी से आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर गया तो इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये अकेला नहीं है यहां। दूसरे जीवों ने भी गर्म पानी को अपना घर बना लिया है और वो इस सांप को वो सब कुछ देते हैं जिसकी इसे जरूरत है। तिब्बतन प्लेटो के विशाल घास के मैदान घर हैं ऊंचाई पर रहने वाले कई घास चरने वालों का, जिनमें शामिल हैं घोड़े के एक रिश्तेदार यानी कियांग, मादाओं का एक समूह आगे बढ़ रहा है। ये ढूंढ रही हैं चराई के लिए एक अच्छा मैदान। नर कियांग अकेले रहते हैं और खाना बदोश मादाओं को रिझाने के लिए संसाधनों से भरे बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं।
इस नर के क्षेत्र में वो सब कुछ है जो मादाओं को मिलन और अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाहिए। जिसकी वजह से ये बन गया है आकर्षण का केंद्र। वो अपने नए हरम के आसपास चक्कर लगाता है, जिससे वो उसका मैदान छोड़कर कहीं न जाए, क्योंकि अगर इसके मैदान पर मादाओं ने चराई की तो वो अपना साथी चुन लेगा। लेकिन मिलन के मौसम में वो अकेला नहीं जो साथी की तलाश में है। एक कुंवारा कियांग इस नर के क्षेत्र से गुजरते हुए उसकी चुनी मादाओं को देख रहा है। इस नर की ईर्ष्या मादाओं की रक्षा करती है, लेकिन युवा नर बिना लड़ाई के पीछे नहीं हटेगा। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि बात नस्ल आगे बढ़ाने की है। पुराने कियांग के पास ज्यादा अनुभव है और इसीलिए वो ये लड़ाई जीत गया। हालांकि ये आखिरी बार नहीं जब इसे अपने हरम का बचाव करना होगा। जहां एक तरफ कियांग्स मिलन के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्लेटो के गिद्धों की खाने के पीछे लड़ाई होती है। तिब्बतन प्लेटो की ऊंचाई पर, जहां की कठोर परिस्थितियों में ज्यादातर जानवरों का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, रहती है एक गाय। जंगली याक के पास कई अनोखे तरीके हैं जो इसे जिंदा रहने में मदद करते हैं। इस ऊंचाई पर हवा पतली होती है। समुद्र तल के मुकाबले यहां ऑक्सीजन की मात्रा आधी होती है, तो सांस लेना मुश्किल है। लेकिन जंगली याक के दिल और फेफड़े दूसरी गायों के मुकाबले आकार में दोगुने होते हैं। खास ब्लड केमिस्ट्री की वजह से ये हवा से जरूरत अनुसार ऑक्सीजन लेने में कामयाब होते हैं। प्लेटो के शिकारियों के लिए इन दिग्गजों को पकड़ना आसान नहीं। जंगली याक की आंखों की रोशनी कमजोर होती है, लेकिन उसकी सूंघने की ताकत काफी तेज होती है और ये आवाज सुन सकते हैं कई किलोमीटर दूर से ही। 2 मीटर लंबे और 1000 किलो से ज्यादा वजन होने के कारण ये प्लेटो के ज्यादातर शिकारियों के लिए बहुत बड़ी हैं। 40 सेंटीमीटर से भी लंबे सींगों के साथ तिब्बतन भालू भी इस विशाल गाय का शिकार करने से हिचकिचाते हैं। इसकी बजाय वो छोटे शिकारों का शिकार करना पसंद करते हैं। उनके विशाल आकार के बावजूद जंगली याक की आबादी कम हो रही है और जंगल में इनकी तादाद रह गई है 10,000 से भी कम। हालांकि इनके घरेलू वंशज की आबादी कहीं ज्यादा है। तकरीबन 1.5 करोड़ पालतू याक घूमते हैं इस प्लेटो में।
ये छोटे याक अपने जंगली पूर्वजों के वजन से करीब आधे हो सकते हैं। चाहे वो जंगली हों या घरेलू। जब एक याक की मौत होती है तो कई स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोर उससे अपना पेट भरते हैं। यहां तक कि हिमालयन वल्चर्स भी। 3 मीटर से भी ज्यादा के पंखों के फैलाव की मदद से ये लंबे समय तक प्लेटो के ऊपर ठंडी हवा में उड़कर अपने खाने की तलाश करते हैं। इनकी तेज आंखें 6 किलोमीटर की दूरी से ही एक शव को देख सकती हैं। ये ज्यादातर अकेले रहते हैं, पर खाने का वादा बिन बुलाए मेहमानों का ध्यान खींच लेता है। यहां प्लेटो पर खाने के दौरान तमीज जैसी कोई चीज नहीं। यहां पहले आओ पहले खाओ का रिवाज है, जिससे अक्सर हो जाती है परेशानी। इन स्कैवेंजर्स के लिए प्लेटो पर सबसे बड़ी प्राकृतिक घटना में मुफ्त खाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। ये घास के मैदान घर हैं प्लेटो पर रहने वाले सबसे तेज जानवर का, यानी चीरू। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार तक पहुंचने में काबिल ये एंटीलोप शिकारियों को पछाड़ सकते हैं। लेकिन साल का एक वक्त ऐसा होता है जब ये कमजोर होते हैं, प्रजनन का मौसम। हर साल तकरीबन 10,000 मादा चीरू सर्दियों के इलाकों से 300 किलोमीटर दूर लेक जुनाई तक जाती हैं और वहां पाए जाते हैं सिर्फ स्कैवेंजर्स। हालांकि चीरू को वल्चर से बहुत कम खतरा है, पर फिर भी वो उनका पीछा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। मादाएं यहां आई हैं जन्म देने के लिए। शिकारियों की कमी होने की वजह से मादाएं इस सुरक्षित जगह पर अपने इकलौते और कीमती बछड़े को जन्म दे सकती हैं। बछड़े पैदा होते ही बिल्कुल तैयार होते हैं और 15 मिनट के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके लिए यहां सबसे बड़ा खतरा है मौसम। प्लेटो के निर्दयी हालात इनमें से करीब आधे बछड़ों की जान ले लेंगे।
जिससे स्कैवेंजर्स की दावत हो जाएगी। मादाएं और उनके बच्चे लगभग 3 हफ्तों तक यहां रहेंगे और फिर वापस अपने ठंडे मैदानों में लौटने का सफर शुरू करेंगे। इस बीच हिमालय में एक और झुंड आगे बढ़ रहा है। भारल यानी पहाड़ों की भेड़ें खाने के लिए 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकती हैं। भेड़ के मुकाबले बकरियों से ज्यादा करीब ये कमाल की पर्वतारोही होती हैं और एल्पाइन ग्रासेस और लाइकेन ढूंढने के लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में माहिर होती हैं। एक एल्पाइन मेडो में पूरे झुंड को बहुत सारा खाना मिलता है, लेकिन खाना ढूंढते भारल अनजान हैं कि उन पर रखी जा रही है नजर। एक स्नो लेपर्ड चुपचाप घुसाया है इस झुंड के बीच। एक तरफ भारल चर रहे हैं और दूसरी तरफ शिकारी चुपचाप उनके करीब आ रहा है।